इसी क्वेश्चन में हो सकता है तुमसे पूछ सकता था चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ। तो भाई 5.4 इतने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो चार्ज अगर पूछ लेता तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कर देते। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछता कि इतना मास हो गया तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता वो। तो कुछ नहीं करना था, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, और फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर। ठीक है। अब देखो, इसी चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो दो चीजें, एक तो चार्जिंग का पूरा पार्ट है, वो अभी मैं नहीं करवाऊंगा, उसको एंड में करवाऊंगा। मतलब चार्जिंग, तीन तरीके होते हैं चार्ज करने के, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, वो कंसेप्चुअल है। लेकिन वो पार्ट में एंड में करवाऊंगा क्योंकि सिंपल है वो, है ना, वो एंड में करवा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। अभी हम मेन आ जाते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ पे हम आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि जैसे हमने ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ा हुआ है नाइन्थ से भी, कि दो मास के बीच में फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, G m1m2/r², उसी तरीके से, है ना। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, ग्रेविटेशन भी हो जाए। मैं तुमको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, मैं विद इन 1.5 लेक्चर में तुम्हें पूरा ग्रेविटेशन पढ़ा दूँ, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे K q1q2/r², वहाँ पे G m1m2/r²। जैसा वहां पे आगे चल के देखोगे गॉस लॉ होता है, उसी तरह ग्रेविटेशन के अंदर भी गॉस लॉ होता है। तो एकदम रिलेट कर देंगे हम उस पॉइंट में। तो जितने ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस है वो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो कूलम्स लॉ क्या करता है, उसको उसके बारे में आ जाते हैं। देखो सिंपल है, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों में से कोई एक चीज होगा, दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोपोर्शनल टू R²। और F इज इक्वल टू हम बोलते हैं K q1 q2/r²। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो K q1 q2/r² होगा। अब ये K क्या है? K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब जनरली इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है तो K का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट है। ऑब्वियसली इधर तुम्हारा न्यूटन है, इधर मीटर स्क्वायर जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो ये के का वैल्यू होगा जब वैक्यूम है तो अगर वैक्यूम नहीं हुआ तो क्या होगा सर? अगर मान लो वैक्यूम नहीं आ रहा है तो क्या होगा? तो अगर वैक्यूम नहीं होता है तो एक्चुअली के का वैल्यू डिपेंड करता है। के का एक्चुअल जो डेफिनेशन है ना, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। अब ये क्या चीजें हैं? एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और एप्सिलॉन आर, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन आर के बारे में। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो सीधी सी बात है, अगर स्पेस है, वैक्यूम है, तो हम डायरेक्टली के का वैल्यू यूज कर लेंगे 9 × 10⁻⁹। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 9 × 10⁻⁹, या डायरेक्टली हम वैल्यू यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है जैसे पानी, वाटर, या कोई और मीडियम है, हो सकता है हवा के अंदर, हवा के अंदर दो चार्ज रख दिया, या किसी ग्लिसरीन के अंदर दो चार्ज रख दिया, मरकरी के अंदर दो चार्ज रख दिया, तो के का जो वैल्यू है वो वेरी करेगा। अब ये परमिटिविटी क्या है, नाम से भी समझ में आता है, नाम से अगर समझोगे तब भी समझ में आएगा।
परमिटिविटी मतलब कुछ परमिट कर रहा है, मतलब फोर्स को लगने का परमिशन, अगर बेसिक थिंकिंग से सोचो तो उस चीज को बताता है। ठीक है, एक्चुअली ऐसे होता है कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा होता है। और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ईयर। ये एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब ये, अभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आएगा बाद में, है ना, जब कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी ये आएगा। बाद में आगे आएंगे तब भी ये ईआर आएगा। ठीक है, तो अभी ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाते हैं, बस एक चीज समझ लो कि अगर मीडियम रहेगा, ठीक है, तो वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि डायरेक्टली 9 × 10⁻⁹ यूज करेंगे, है ना। तो अगर कुछ नहीं दिया है तब तो 9 × 10⁻⁹, और कुछ दिया है एप्सिलॉन ईआर वगैरह तो उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए लिख लो इसको, बाद में। किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। सर लास्ट वाला जो आपने लिखा है ना, जो इप्सिलॉन इज इक्वल टू नॉट इप्सिलॉन आर, वो हाँ थोड़ा हाँ, समझ नहीं आया। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे क्लास में मैं बताता भी नहीं शुरू में, है ना। ये बाद में आएगा, है ना, अभी बस लिख के रख लो इसको। ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार और, आगे के टाइम, आगे के पॉइंट्स में आएगा ये। ठीक है, जब हम गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे उसके बाद ही ये थोड़ा सा आएगा, उसमें मैं बताऊंगा। गॉस लॉ या डायलेक्ट्रिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें कंसेप्ट में आएगी। देखो रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं है, परमिटिविटी का नाम से समझो कि बस मैंने फील देने के लिए बता दिया कि परमिटिविटी का मतलब है कुछ परमिट करना। परमिटिविटी कुछ परमिट कर रहा है, फोर्स को लगने का परमिशन, ऐसा सोच सकते हो तुम अभी के लिए। तो जितना ज्यादा परमिशन होगा, है ना, इवन एक पॉइंट ये भी लिख के रख सकते हो, ई आर ग्रेटर ग्रेट सॉरी ग्रेटर इक्वल 1। ई आर का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है या फिर इक्वल होता है, इक्वल वैक्यूम के केस में। तो जितना नीचे ई नॉट ई आर का वैल्यू, यानी ई का वैल्यू, खुद से सोचो कि ई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, के का वैल्यू उतना ही कम होगा, तो फोर्स उतना ही कम लगेगा, मतलब फोर्स को लगने का परमिशन उतना ही कम हो गया। और ये ई आर का, ई का वैल्यू जितना कम होगा, के का वैल्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स उतना ही ज्यादा लग सकता है। इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको एक बार फिर से, उस समय समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमने जो अभी पढ़ा है ना, ये तो हमने बेसिक ये पढ़ा है कि एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। लेकिन एक वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है,
एक होता है उसका डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे यही कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। अगर मुझे यही वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो अगर दो चार्जेस हैं, तो जो फोर्स लगाता है वो अलोंग आर ही लगाता है, मतलब जो इसका रेडियस वेक्टर है उसी के अलोंग फोर्स लगाता है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि रेडियस वेक्टर अलोंग फोर्स लगाता है, तो तुम लोग को वेक्टर याद आ जाना चाहिए, मैंने पढ़ाया था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने के काम में आता है। तो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स वेक्टर क्या होगा, तो ये आर है, लेट्स से Q1 है, Q2 है, बाय आर स्क्वायर तो है, इंटू आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है कि ये जो Q1 फोर्स है और ये अगर Q2 फोर्स है, तो Q1 फोर्स Q2 फोर्स पे आर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब आर के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्शन दोनों फोर्सेस आते हैं, तो वो कैसे हैंडल होगा। वो इक्वेशन खुद ब खुद हैंडल करेगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, देखो, अगर ये मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 कूलम 3 कूलम, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, और रिपेल करना भी चाहिए क्योंकि सिमिलर टाइप का चार्ज है। लेकिन बाई चांस एक 2 कूलम होता है, एक -3 कूलम होता है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब अगर ये नेगेटिव हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब वो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, कि जिधर आर वेक्टर था, जो फोर्स है वो आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ ए वेक्टर, तो -A वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि मैं बोलता हूँ अगर नेगेटिव हो गया, तो इक्वेशन खुद में खुद तुम्हें बता रहा है कि एक्चुअली फोर्स का डायरेक्शन आर की तरफ नहीं है, बल्कि आर के अपोजिट है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तुम्हें सोचना नहीं है, तो बस ये फॉर्मूला प्रॉपर लगाओगे तो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, और तुम्हें डायरेक्शन भी देगा ये। इसको हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं। आर कैप होता था आर वेक्टर अपॉन आर, तो यही फॉर्मूला बन गया। तो दोनों सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। तो ये हो या फिर ये हो, लिख लो यहाँ पर। किसी को अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। ठीक है, चलो। अब इसका एक और फॉर्म है। मान लो तुमको स्पेस में दे देता है कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, और बोलता है कि लेट से इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब तुमको फोर्स वेक्टर लिखना है इन वेक्टर फॉर्म, है ना। इसको एज ए टॉपिक भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म बताना है, ठीक है। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मुझे मान लो मुझे Q1 का Q2 पे फोर्स बताना है, तो मैं जानता हूँ ऐसे फोर्स होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, Q1 Q2,
Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो Q2 पे कौन फोर्स लगाएगा, Q1 लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर की तरफ। अब अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर अगर याद है 11th का, तो अगर मैं इसको कुछ लेट से आर वेक्टर बोल देता हूँ अपने मन से, मुझे R1 R2 छोड़ दो, R1 R2 को नहीं पता, मैंने इसको नाम दे दिया आर वेक्टर। अभी फोर्स लिखना सीखा हमने, क्या, के Q1 Q2 अपॉन R3, आर वेक्टर। R3 का मतलब क्या होता है कि आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ये तो मतलब है इसका। अब अगर मैं इसको लिखूं अच्छे से, तो K Q1 Q2 ये तो ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, ट्राइंगल लॉ अगर देखोगे तो हेड, टेल और ये वेक्टर, तो इसका मतलब R1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो भाई आर वेक्टर क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। पूरा का पूरा हम वेक्टर में जो सीखे थे उस पे आ गए, हम वेक्टर फॉर्म में आ गए पूरा, है ना। तो अगर स्पेस में रहता और मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो मुझे पोजीशन वेक्टर से क्या मतलब है, मुझे तो ये मतलब है कि दोनों के बीच का वेक्टर क्या है, आर। आर तो दिया है नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अब मैं पुट कर सकता हूँ इसको, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1। तो ये स्पेस का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। ठीक है, देखो कोई इशू है तो। चलो नेक्स्ट देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ओके। चलो ध्यान दो। नाउ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है समझो। मेरे पास एक टोकरी है, आई पुट 2 kg मैंगो एंड 3 kg मैंगो, तो 5 kg बनेगा। तो उसी तरीके से अगर कोई चार्ज है और उस पर मुझे फोर्स लगाना है, तो मैं जितने भी चार्जेस हैं सभी फोर्स लगाएंगे, तो उन सब का वेक्टर सम जो होगा वही उस पॉइंट का नेट फोर्स होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक चार्ज है लेट से क्यू, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा, इस डायरेक्शन में।
Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। Q3 के जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। एंड Q4 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, कुछ ऐसे। तो ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं कि सेम डायरेक्शंस में, ये तो वेक्टर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज बताना है ना, तो इसका मतलब होगा, है ना, या ऐसा कर लो कि इसको मैं वन Q1 इसको लिख देता हूँ, है ना, इन सबको नाम दे देता हूँ Q2 Q3 Q4 Q5। ठीक है, थोड़ा नाम देने में अच्छा रहेगा। तो उसको मैंने वन वन बोल दिया जिसपे फोर्स लगना है। तो फोर्स ऑन वन Q1 नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ थ्री, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ फोर। और अगर मान लो और भी होते NF, तो सबका सब सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वही नेट फोर्स होगा। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। स्पेस में एक पॉइंट पे चार्ज है, सारे फोर्सेस उस पे, सारे चार्जेस उस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मुझे नेट फोर्स बताना है तो उन सबका वेक्टर सम ही नेट फोर्स होगा। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है, लिखो इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो, अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन वन, इसी फॉर्म पे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके तीनों वर्टेक्स पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसके तीनों वर्टेक्स पे हमने चार्ज रख दिया क्यू क्यू क्यू, है ना। तो लेट्स से इस पॉइंट पॉइंट A B C बोल दिया। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A। जो A पे पॉइंट पे प्लेस है उस पे नेट फोर्स क्या लगेगा, बताओ। वी cos थीटा, कितना? 2e cos थीटा
कॉस थीटा तो आएगा नहीं, थीटा तुमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है। F√3, ठीक है। कौशिक यहाँ तक क्लियर है, जो अभी तक पढ़ा है वहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके चलो। सृष्टि, जो अभी तक पढ़ा है वो क्लियर है? सर। ठीक। सारो, इज इट क्लियर एवरीथिंग? ओके सर। चलो, तो ये क्वेश्चन सिंपल है ना, बहुत सिंपल ही ये क्वेश्चन। इसको बस करने का तरीका वही वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर का रिक्वायरमेंट है ना, और कुछ नहीं, वेक्टर का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जिन लोगों ने अगर बाई चांस ऐसा हुआ है कि वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है मेरे से, और मान लो कि अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो अभी 2 लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर्स है वेक्टर के, वो मैं सेंड कर चुका हूँ एक बार, मैं फिर से एक बार सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, तो उसको एक बार देख लो, ये वेक्टर का यूज आएगा बहुत ज्यादा। तो देखो, ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हमको एक चीज समझना चाहिए। अब एक और चीज मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बता देता हूँ, कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एक चीज का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो है सिमेट्री। अगर तुमने सिमेट्री को समझ लिया अच्छे से, तो मैक्सिमम तुम्हारा काम हो गया। तो पूरे के पूरे इसमें हम सिमेट्री बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है, पूरे के पूरे वेक्टर्स में, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, क्यू चार्ज था यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ, तो अगर मान लो साइड लेंथ में कुछ ए बोल देता हूँ, यहाँ भी साइड लेंथ कुछ ए बोल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे साइड लेंथ मैंने नहीं दिया था, तो दे देना था मुझे, कुछ भी ए मान लेते हैं। तो ये फोर्स कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको और इसको कंसंट्रेट करो। तो इनके बीच का डिस्टेंस है ए, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा कितना, के क्यू बाई ए स्क्वायर। उसी तरह जब तुम इसको भूल जाओगे, तो ये फोर्स इस पे ऐसे की तरफ लग रहा है, कितना होगा सर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो अगर ध्यान दोगे तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं दोनों फोर्स को सेम चीज लिख देता हूँ, एफ और एफ, और एफ का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब इस एफ को थोड़ा अगर सिमेट्री वाइज सोचे, तो एक एफ ऐसा, एक एफ ऐसा है, बीच में ऐसे एक लाइन दे देते, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये भी 30, ये भी 30, टोटल 60 होगा, मतलब इधर भी 30, इधर भी 30। तो ये जो 30 है और ये जो 30 है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर, कितना होगा भाई, एफ कॉस 30, और एक इधर एफ साइन 30। उसी तरह ये वाला जो फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस 30, और एक इधर एफ साइन 30।
सिमिट्री से समझो, है ना। हालांकि मैं बिना एफ साइन 30 करके ही बोल सकता था, लेकिन सिमिट्री से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कंपोनेंट है ना, ये वाले और ये वाले, इसको हमने ब्रेक कर दिया ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। हम जानते हैं एक्स वाई को अफेक्ट नहीं करता, वाई एक्स को अफेक्ट नहीं करता, तो इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो, तो ये दोनों कैंसल आउट कर गए, और ये दोनों जो है ये जुड़ गए। तो अगर जुड़ गए, मतलब हमारे पास नेट फोर्स हुआ क्या, है ना। इसको हम लोग मेथड 1 से कर रहे हैं, ये मेथड 1 ब्रेक करके। तो नेट फोर्स होगा क्या, ये दोनों जो जुड़ जाएगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos of 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 f√3 या √3 f आंसर आ जाएगा। और f का वैल्यू क्या था, KQ/2, तो पुट कर दो √3 KQ/2 f में। तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया √3 KQ/2। क्या इसको करने का कोई और तरीका भी है हमारे पास, बिल्कुल है। अगर मैं मेथड 2 से देखूं तो बेसिक से भी कर सकते थे हम, लेकिन ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से होंगे। और हम कैसे कर सकते हैं, दो वेक्टर है, ये फोर्स, फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो दो फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम। F²। अब यहाँ पे तो ये आसान लग रहा है, ये ज्यादा आसान है, लेकिन बाद में तुमको समझ में आएगा कि पहला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। cos 60 का वैल्यू हाफ कट जाएगा, f², 3f², तो √3 f, और वैल्यू पुट करें √3 KQ/s। ठीक है, देख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते सर पहले वाले में उस सीख के लिए वो